नमस्कार एवरीवन, मैं विशाल माहेश्वरी आप सभी का कपिलांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम करता हूं। राष्ट्रवाद का उदय, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म 1858 से लेके 1919, और ये हमारा इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों कौन सा सेशन है? चौथे नंबर का सेशन है। यानी कि 3 सेशन हमारे पहले कंप्लीट हो गए हैं। पेड जैसा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है कपिलांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पहले के तीनों सेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, तो राष्ट्रवाद का उदय, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी कि हम विभिन्न संस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस से पहले की जितनी भी संस्थाएं जो स्थापित हुई है उनको हमने इससे पहले वाले सेशन में कंप्लीट कर लिया था। तो आज के सेशन में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ग्रेड का नया सिलेबस है जो कि आप सब जानते हैं, देख लिया होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक रूपरेखा मैं आपके साथ पहले मैं शेयर कर देता हूँ। आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीजन जो हमारे सामने आते हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, ताकि क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर नहीं जाएगा। बस शर्त ये रहेगी कि सेशन आप कंप्लीट देखिए, सीक्वेंस से देखिए, ताकि प्रॉपर बातें आपको समझ में आए। दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या है, जो कि कांग्रेस के ऊपर, राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर अप्लाई होती है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कब हुए, कहाँ हुए, और उन अधिवेशनों के मुख्य बिंदु क्या हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर विभिन्न कथन जो कहे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं एक बार पीपीटी का आपको भ्रमण करवा देता हूं, क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद ने एनसीईआरटी आरबीएसई की बुक से खुद ने बनाए हैं। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं। बहुत शानदार तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। ट्रिक्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्लास में ही सब कुछ आपको याद करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। और साथ ही हर टॉपिक का पहला टेस्ट मैंने फ्री कर दिया है। जैसे आप कांग्रेस का टेस्ट भी वहाँ पर आप टॉपिक कंप्लीट करने के बाद देंगे, तो पहला टेस्ट आपको फ्री रहेगा और ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम स्टार्ट कर देते हैं कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय और कांग्रेस, सबसे पहले आप इस कांग्रेस का मीनिंग आप समझिए कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है और इसका मतलब क्या है। कांग्रेस अमेरिका के इतिहास से ये शब्द लिया गया है, और इसका अर्थ पता है क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बात भाई साहब आरबीएससी की बुक में लिखी हुई है, इसलिए जो ऑथेंटिक डेटा है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये बात लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे किताबों को तो आपको मिलेगा, लेकिन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने पढ़ ली है। समरी में आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है। चलो साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सब बातें आप जानते हैं कि स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन थे, ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। ये सब बातें कॉमन में है। हालांकि कॉमन बातों पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर हमें प्रकाश डालना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने क्यों की, ब्रिटिशर्स ने क्यों की, जिसका नाम है ए ओ ह्यूम। इससे पहले हमें एक सेफ्टी वॉल थ्योरी हमें समझनी चाहिए। क्या है ये सेफ्टी, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत? देखिए, सबसे पहली बात, ये दिया किसने? लाला लाजपत राय ने दिया। अब इसका मर्म मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये है क्या एक्चुअल में। लाला लाजपत राय जी का कहना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, ये अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए की है। क्योंकि 1857 की क्रांति होने के बाद देश में चेतना का विकास हुआ, लोगों में जागरूकता आई। हमारे भारत देश के विभिन्न स्थानों पर कई संस्थाएं बनी, जैसे इंडियन एसोसिएशन,
बम्बई प्रेसिडेंसी, जिनके नाम मैंने पहले वाले सेशन में सब कुछ आपके साथ, मद्रास महाजन सभा, विस्तार से आपको बता दिया है। तो विभिन्न स्थानों पर संस्थाएं बनने लगी और जो कहीं ना कहीं उत्तरदायी शासन की मांग करने लगी, अपने हक की आवाज उठाने लगी। तो अंग्रेजों को ये टेंशन होने लगी कि अगर इन सबको एक मंच प्रदान नहीं किया तो जिस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई है, विस्फोट हुआ है, वैसे ही ये दोबारा आंदोलन, बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है ये सब आवाजें। तो इनको शांत करने की आवश्यकता है। तो इन सब की मांगों को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसके संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना जो उस समय के जो वायसराय थे, जिनका नाम था लॉर्ड डफरिन, इन्होंने ही, जो ये हैं संस्थापक हैं A.O. ह्यूम, डफरिन ने A.O. ह्यूम को कहा कि इस तरह की एक संस्था की स्थापना की जाए। तो इन्होंने इस संस्था की स्थापना की। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सेफ्टी वॉल थ्योरी। लाला लाजपत राय जी कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की है, ताकि इन सभी को एक मंच मिले और इस मंच के माध्यम से हम इनकी समस्याओं की, भारतीयों की समस्याओं का हम समाधान कर पाए। समझ रहे आप? जिस प्रकार से प्रेशर कुकर में, यहाँ पे आप देख रहे हो एक ये सेफ्टी वॉल लगा हुआ होता है, जब हम इसको गैस के ऊपर चढ़ाते हैं तो इसमें भाप बनती है और एक समय के बाद आपने देखा होगा कि जो सेफ्टी वॉल होता है उसके माध्यम से ये भाप बाहर निकलती है। अगर ये ना हो तो दोस्तों क्या होगा? विस्फोट होगा या नहीं होगा? तो वैसे ही ये सेफ्टी वॉल थ्योरी जो दी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, कि अंग्रेजों ने खुद के लिए सेफ्टी वॉल के जैसे इसकी स्थापना की है। नोट्स को पढ़ते हैं, पूरी बातें आपको समझ में आएगी। किसने दिया ये सिद्धांत? लाला लाजपत राय ने दिया। इसको सुरक्षा वॉल सिद्धांत भी बोल सकते हैं, सेफ्टी वॉल थ्योरी भी बोल सकते हैं। भारतीय जनता में पनप रहे असंतोष को एक संगठन द्वारा सुरक्षित रूप से बाहर निकालना। भाई प्रेशर कुकर में जो ये सेफ्टी वॉल होता है, ये भी तो भाप को बाहर निकालता है ताकि विस्फोट नहीं हो। वही बात यहाँ पे बोली है कि भारतीय जनता में जो पनप रहा जो असंतोष है, उसको एक संगठन के द्वारा सुरक्षित रूप से, शब्दों पे गौर करें, सुरक्षित रूप से बाहर निकालना। तो ये लाला लाजपत राय जी ने दिया। किसमें दिया? यंग इंडिया, ये समाचार पत्र था, इसमें दिया इन्होंने। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या है, किसने दिया, कहाँ दिया और मतलब क्या है। हर बात के दो पक्ष होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं A.O. ह्यूम, ये वास्तव में भारतीयों की मदद करना चाहते थे। भारतीयों की जो समस्याएं थी उससे ब्रिटिशर्स को अवगत करवाना चाहते थे, उनका समाधान करना चाहते थे। सबके अपने अपने मत हैं, ठीक है ना। तो दोनों बातें हैं, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष होते हैं। लेकिन लाला लाजपत राय जी ने ये सेफ्टी वॉल थ्योरी दी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या था। अब हम चलते हैं इसकी स्थापना को लेकर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? दिसंबर 1885 में। डेट आपको याद होनी चाहिए। और इसके संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। ठीक है, पूरा नाम भी ध्यान में रखना है। कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट हमसे प्रश्न पूछ लेता है कि भैया पूरा नाम बताइए। तो ये पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये इनका पूरा नाम है। ये रिटायर्ड अंग्रेज ICS अधिकारी थे दोस्तों, कहते हैं स्कॉटलैंड के थे। तो ये हो गए साहब इनके संस्थापक। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। आ गई बात समझ में? ये दो तीन बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या डायरेक्ट इसकी स्थापना इसी नाम से हुई? तो नहीं हुई। इससे पहले 1884 में A.O. ह्यूम ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक संस्था की स्थापना की थी। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नेशनल यूनियन। इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। फिर उसके बाद दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर
इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया, INA कर दिया। तो पूछा जा सकता है कि किसके सुझाव पे नामकरण हुआ, तो आप क्या कहेंगे, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे किसका नामकरण, भारतीय राष्ट्रीय संघ का ही नाम बदलकर क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। दोस्तों आ गई बात समझ में। इसीलिए तो हम इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बताते हैं। चलिए अब करवा देते हैं सम्मेलन, प्रथम अधिवेशन। दोस्तों इसी दिन अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को, जिसको हम प्रथम अधिवेशन कहते हैं। कहाँ पे, बंबई में। बंबई में कहाँ पे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल। कुछ विद्यार्थी गोकुल धाम पढ़ रहे होंगे इसको। तो ये जेठालाल जी वाली नहीं है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि बंगाल प्रांत से थे। सारे तथ्यों पर मैं आगे आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। तीन चार बातें अभी तक जो मैंने डिस्कस की रिपीट कर देता हूँ भैया। कांग्रेस जो शब्द है अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। स्थापना की डेट और संस्थापक का नाम आपको याद हो जाना चाहिए। और लॉर्ड डफरिन के काल में 84 से लेके 88 तक का समय था इसका। ठीक है, चलो साहब। फिर उसके बाद दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इंडियन नेशनल यूनियन क्या बन गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस। अच्छा जी। फिर उसके बाद अधिवेशन हो गया पहला बंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। सेफ्टी बॉल थ्योरी लाला लाजपत राय जी ने दी। ठीक है, क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है थोड़ी देर पहले। अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों कांग्रेस के उद्देश्य। क्यों पढ़ रहे हैं हम कांग्रेस के उद्देश्य, क्योंकि ये सब उद्देश्य कहाँ पे दिए हैं, RBSC की बुक में दिए हैं और आजकल स्टेटमेंट के रूप में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो गहन अध्ययन तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आ जाओ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष WC बनर्जी ने कांग्रेस के 4 उद्देश्य बताए। देखो साहब, देश हित के लिए कार्य करने वाले विभिन्न भागों के भारतीयों के बीच व्यक्तिगत संपर्क एवं मित्रता स्थापित करना। ठीक है। देश प्रेमियों के बीच जाति, धर्म या प्रांतीय विद्वेष को मिटाना और राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित एवं दृढ़ करना। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भैया राष्ट्रवाद के उदय होने में कांग्रेस का योगदान था, राष्ट्रवाद को बढ़ाने में। जैसा कि हमने इससे पहले वाले 3 सेशन अभी तक हमने आपको पढ़ा दिए हैं, जिसमें पहले सेशन में मैंने आपको क्या बताया, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद उदय होने के कारणों के बारे में आपको बताया। ठीक है ना। सेकंड सेशन में हमने कांग्रेस से पहले की संस्थाओं की चर्चा की। फिर तीसरे सेशन में शॉर्ट नोट्स दिए और चौथे सेशन में आज हम कांग्रेस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे देखिए, महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित वर्ग के मत को व्यक्त करना। भाई ये कुल मिला के पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से। उन नीतियों एवं उपायों को निर्धारित करना जो आगे के वर्ष में सार्वजनिक हित के लिए राजनीतिज्ञों के लिए आवश्यक हैं। आगे के वर्ष में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस का हर वर्ष में क्या होता था, एक अधिवेशन होता था दिसंबर के महीने में। समझ रहे हो, साल में एक बार अधिवेशन होता था दिसंबर के महीने में। हालांकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही अधिवेशन होगा, अगर डिमांड है तो विशेष अधिवेशन को भी बुलाया जा सकता है। आगे मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ पूरे नोट्स में कि विशेष अधिवेशन कब बुलाए गए, किस रीजन से बुलाए गए। बस आपको देर ये रखकर क्लास को सुनना पड़ेगा, बाकी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये है कांग्रेस के उद्देश्य जो एक बार रीडिंग मार लेने हैं आपको और इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, एक नोट लगा के मैंने एक बात लिखी है, स्टेटमेंट के रूप में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कांग्रेस का उदारवादी युग कब से लेकर कब तक के समय को कहा जाता है। तो 1885 में इसकी स्थापना हुई और 1905 तक का जो युग है इन दोनों के बीच का, इसको हम उदारवादी युग कहते हैं। अब आप कहेंगे कि उदारवादी युग का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दीजिए। उदारवादी युग का मतलब है कि भैया डायरेक्ट सरकार के खिलाफ संघर्ष नहीं करना, समझ रहे हो, सही तरीके के माध्यम से, संवैधानिक तरीके के माध्यम से अपनी मांग को रखना।
उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं होता है, ज्ञापन दिया जाता है, प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं कि 1907 में गरम दल नरम दल अलग हो गए थे, है ना, बंगाल का विभाजन हो गया था। तो सारी एक्टिविटीज हम पढ़ेंगे। ये बात मैंने स्पेशल रूप में क्यों बताई आपको, क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में आती है ये, कि कांग्रेस का 1885 से 1905 तक का युग क्या उग्रवादी था? तो उग्रवादी नहीं था, उदारवादी था साहब। ठीक है ना? अच्छा जी, ठीक है। अब बात करते हैं विभिन्न कथनों की। जब कांग्रेस की स्थापना हुई, मैंने आपको कहा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग सहमत नहीं होते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना से लेके जब तक इसके अधिवेशन चले 1947 तक, स्वतंत्रता प्राप्ति तक, उस बीच में कांग्रेस को लेकर विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न कथन कहे कांग्रेस को लेकर। जैसे मैं बात करता हूं डफरिन की, जो कि वायसराय थे उस समय। डफरिन ने क्या कहा? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या, ये कांग्रेस को लेकर कहा। क्योंकि जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों, तो 72 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था टोटल। तो इस वजह से अल्पसंख्यक कहा डफरिन ने। तो ये स्टेटमेंट डफरिन ने कहा। डफरिन क्या है? वायसराय। विपिन चंद पाल ने क्या कहा? याचना का संस्थान कहा कांग्रेस को, बेगिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। अरविंद घोष ने क्या कहा जी? अरविंद घोष ने कांग्रेस संगठन को कहा कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, अरविंद जी कह रहे हैं। उसके बाद और देखिए, अश्वनी कुमार दत्त ने क्या कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, कि ये क्या है? 3 दिन का तमाशा है। बाल गंगाधर तिलक क्या कह रहे हैं? वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होता। बाल गंगाधर तिलक साहब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि प्रति वर्ष एक अधिवेशन होता था, सम्मेलन होता था, बैठक होती थी दिसंबर के महीने में। तो कहीं ना कहीं उसी की ओर इंगित करते हुए तिलक साहब ये बात कह रहे हैं कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। और बाल गंगाधर तिलक दोस्तों क्या है? नरम दल से थे या गरम दल से? लाल बाल पाल, गरम दल। करजन ने क्या कहा? लॉर्ड करजन, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये बात कही करजन साहब ने। तो ये कुछ स्टेटमेंट है, इनको आप डायरेक्ट ध्यान रखें, है ना। जैसे फिरोज शाह मेहता क्या कहते हैं कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। फिरोज शाह मेहता साहब का ये मानना था कि भाई कांग्रेस केवल उन्हीं की सुनती है जो उसके सदस्य हैं, जो उसकी बैठकों में भाग ले रहे हैं, है ना, जनता की आवाज नहीं है। और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये बात कब कही? जब भारत आजाद हो गया था दोस्तों, तब गांधी जी ने कहा कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि इनकी बात मानी नहीं गई थी। तो ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो डायरेक्ट प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखें। ठीक है। अच्छा जी, इनमें ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं अधिवेशन की तरफ दोस्तों। अधिवेशन, फिर उसके बाद उसका स्थान कहाँ पे हुआ, उसके अध्यक्ष कौन हैं, और उस अधिवेशन का मुख्य बिंदु या कोई महत्वपूर्ण तथ्य है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। यह मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्म में एक बार आपको ओवरव्यू दे दिया जाए कि ये इस प्रकार से अधिवेशन हुए थे और इनको किस ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। बाकी इन अधिवेशनों की विस्तृत जानकारी मैंने आगे एक एक पीपीटी में आपके साथ साझा करने की पूरी तैयारी पहले से कर ली है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। हालांकि देखिए, कुछ नेगेटिव रिव्यू भी कांग्रेस के लिए दिए गए कि भाई ये 3 दिन का तमाशा है, एक बार मेंढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होता। लेकिन सभी बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत देश की स्वतंत्रता में और जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको रास्ता दिखाने में एक बहुत बड़ा योगदान हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कैसे रहा है वो जब अधिवेशन होंगे, जब हम अधिवेशन को पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के अधिवेशन भारत के विभिन्न स्थानों पर हुए। कैसे? पहला अधिवेशन आप देख पा रहे हो बंबई में हुआ, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। इसका लॉजिक क्या है कि विभिन्न स्थानों पर हो रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की वजह से, कि विभिन्न क्षेत्रों में अगर अधिवेशन होंगे तो वहां के ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे दोस्तों। और आप देखिए, एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूं। जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो हिंदू थे। सेकंड अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे जो कि पारसी थे। बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो मुस्लिम थे। और चौथे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले जो कि ईसाई, ब्रिटिश। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है कि हमारा जो ये संगठन है कोई धर्म विशेष को लेकर नहीं है, कोई संप्रदाय विशेष को लेकर नहीं है, सभी को मौका दिया जा रहा है ताकि सब लोगों को लगे कि ये जनता का संगठन है। आप समझ रहे हो, देश के विभिन्न स्थानों में अधिवेशन हो रहे हैं, विभिन्न कम्युनिटी के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और सभी को मौका दिया जा रहा है यहाँ पे। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तो ये इस प्रकार से अधिवेशन हुए। अब देखिए, स्टार्टिंग के जो 4 अधिवेशन, अधिवेशन बहुत सारे हैं लेकिन हम जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको कवर करेंगे। जो स्टार्टिंग के जो 4 अधिवेशन हैं 85, 86, 87, 88, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रति वर्ष दिसंबर में अधिवेशन होता था। तो स्टार्टिंग के चारों अधिवेशन को कैसे आप याद रखेंगे कि ये अधिवेशन कहाँ पर हुए? तो देखिए, हमारी कक्षा में बहुत सारे ट्रिक को पसंद करने वाले विद्यार्थी भी हैं कि कोई ट्रिक वगैरह हो तो बता दीजिए। तो देखिए, एक ट्रिक से आप इनको ध्यान रखें। बखमई, बखमई से क्या बनेगा भैया? ब से तो बन गया बंबई, ठीक है। क से बन गया कलकत्ता, म से बन गया मद्रास और ई से बन गया इलाहाबाद। तो ये स्टार्टिंग के 4 अधिवेशन हुए। इनकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 85, 86, 87 और 88। याद हो गए चारों अधिवेशन को? आप एक साथ याद करें। उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद 96 में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता की किसने? रहीमतुल्लाह सयानी। अब ये 96 वाला जो कलकत्ता अधिवेशन है ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम, ये वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन वाराणसी अधिवेशन 1905 में, जो कि किसकी अध्यक्षता में हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। चिंता मत करिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी डिटेल में चलेंगे ताकि एक ओवरव्यू आपके माइंड में बन जाए कि अच्छा। तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? किसके गुरु हैं? गांधी जी के। तो इनकी अध्यक्षता में ये हुआ 1905 में। फिर 1906 में कलकत्ता में हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों 3 बार अध्यक्षता की थी। कब की थी वो आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी। फिर उसके बाद 1907 में सूरत में हुआ रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। और इसी में दोस्तों क्या हुआ? वही नरम दल गरम दल में विभाजित हो गया था। ऐसे ध्यान रखे, 7 सूरत और 7 छूट गया था नरम और गरम वालों का, है ना? तो ऐसे रिलेट करते हुए पढ़े। 11 में कलकत्ता में हुआ बिशन नारायण धर के नेतृत्व में, अध्यक्ष में, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है? जन गण मन राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। कैसे याद रखोगे? अब आप देखिए, ये जो 86 वाला है ना, 86, ये और ये, इसको आप एक साथ याद रखें, दोनों कलकत्ता में हुए हैं। एक में भैया राष्ट्रगीत और एक में राष्ट्रगान गाया गया। समझ गए आप? कलकत्ता कलकत्ता। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि यार कलकत्ता में इतना ज्यादा क्यों, अधिवेशन कलकत्ता में ज्यादा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं कलकत्ता अंग्रेजों का बड़ा केंद्र था दोस्तों, ठीक है ना? तो इस वजह से यहाँ पे अधिवेशन हुए, कलकत्ता में ज्यादा हुए। तो ये कुछ एक
ओवरव्यू मैंने आपको देने का प्रयास किया। फिर उसके बाद दोस्तों 1916 में लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में। और इसकी खास बात क्या है, लखनऊ पैक्ट जो आपने पढ़ा होगा, इसमें दोस्तों कांग्रेस, मुस्लिम लीग और नरम गरम दल तीनों के बीच में समझौता हो गए और वापस से ये एक हो गए जो अलग हो गए थे। ठीक है। फिर 1917 में फिर से कलकत्ता में हुआ, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में, प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों। 3 महिला अध्यक्षों ने, वापस से मैं रिपीट करता हूँ, 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं, जिनमें पहली महिला है एनी बेसेंट। एक नाम आता है सरोजनी नायडू, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे मैं ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ताकि आप आसानी से लंबे समय तक याद रख पाओ। फिर 1920 में कलकत्ता नागपुर में यहाँ पे एक विशेष अधिवेशन का आयोजन हुआ। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में गांधी जी की अध्यक्षता में दोस्तों, और गांधी जी एक बार ही अध्यक्ष बने थे, ये इंपॉर्टेंट है बेलगांव वाला, ठीक है ना, एक बार अध्यक्ष बने थे दोस्तों। फिर उसके बाद कानपुर, लाहौर, कराची, इनमें अधिवेशन हुए, फैजपुर, हरिपुरा, त्रिपुरी, मेरठ, जयपुर। तो इन अधिवेशनों की आगे की जानकारी हम बहुत विस्तृत तरीके से करने वाले हैं, ठीक है ना। बस एक ओवरव्यू मैंने सबसे पहले देने का आपको प्रयास किया कि इस तरीके से अधिवेशन हुए, ठीक है। चलिए तो अब हम डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन। सबसे पहला अधिवेशन दोस्तों 1885 में बम्बई में हुआ दोस्तों। पहले ये पूना में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे अकाल की वजह से, हैजा रोग के फैलने की वजह से फिर ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ, बम्बई में हुआ, पूना में होने वाला था। अध्यक्ष कौन दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी का पिक भी आप देख सकते हो। 72 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया। ध्यान देने वाली बात यह है, जो विद्यार्थी जल्दबाजी करते हैं और क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं, प्रथम महासचिव कौन थे, ए ओ ह्यूम थे और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक भी यही थे और प्रथम सचिव भी यही थे। और कहते हैं कि इस अधिवेशन में 9 प्रस्ताव रखे गए थे, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। तो ये था हमारा पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी ये है कि जैसे ये कांग्रेस का आप टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन पर कांग्रेस का पहला टेस्ट, मैं 4-5 टेस्ट आपको देने वाला हूँ, पहला टेस्ट फ्री है। तो एप्लीकेशन पे जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। जितने भी आपके फर्स्ट ग्रेड के जो ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं सिलेबस में, सबके टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे और हर टॉपिक का पहला टेस्ट फ्री है। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज ना भी करना चाहो तो एटलीस्ट कम से कम पहला टेस्ट तो आप दें, जो कि सभी के लिए फ्री है हर टॉपिक का। तो क्लास लेने के बाद कांग्रेस टॉपिक का टेस्ट आप जरूर लगाएं, जिससे आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जितने भी जो टॉपिक हुए हैं हमारे, इससे पहले हमने यूट्यूब पर 3 सेशन राष्ट्रवाद का उदय टॉपिक पर कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो तीनों सेशन भी आप देख लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ जी, आ जाइए, पहला अधिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं 1886 में, जो कि अधिवेशन होता है कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें दोस्तों 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहले में 72 थे, संख्या बढ़ के कितनी होगी, 434 हो गई है, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की है कांग्रेस की अधिवेशनों की। कब कब, 1886 में, उसके बाद 1893 और 1906, 3 बार अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी ने। और पहले पारसी अध्यक्ष, ये हिंदू थे, ये पारसी अध्यक्ष। तो ये हमारा दूसरा अधिवेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका पीडीएफ टेंशन मत लेना, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे यूट्यूब क्लास पीडीएफ का फोल्डर मिलेगा, वहाँ से आप जाके ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा अधिवेशन
1887 में कहाँ पे आयोजित हुआ? मद्रास में। किसकी अध्यक्षता में? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि क्या है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और कांग्रेस बनो का नारा दिया था इसी अधिवेशन में। ठीक है ना? तो ये हमारे 3 अधिवेशन हो गए हैं, और चौथा अधिवेशन 1888 में, जो कि कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल के नेतृत्व में। और ये क्या है? प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष है ना, प्रथम ईसाई अध्यक्ष बोल दीजिए, प्रथम अंग्रेज, इलाहाबाद में। और ये हमारी ट्रिक हो गई बक मई। चारों सम्मेलन को आप अधिवेशन को क्रम से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, इनको जरूर याद रखें, स्टार्टिंग के 4 तो। बक मई, ठीक है। और एक शिकायत आप सभी से और ये है कि क्लास देखने के बाद कम से कम अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको सेशन अच्छा लगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अच्छा लगा, बढ़िया लगा, बेकार लगा। अच्छा लगे तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने सुझाव भी बताएं। वीडियो में कहीं कोई कमी है तो वो बताएं, कहीं पे कुछ पॉइंट ऐड करना था तो वो भी बताएं। तो आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। 4 सेशन अधिवेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद जो अगला अधिवेशन, जो कि लाहौर अधिवेशन, कब हुआ? 1893 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि इन्होंने 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, एक तो 86, 1893 और 1906। ये 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन भी किया है। ठीक है ना, ध्यान रखें आप। और इसी लाहौर अधिवेशन में दोस्तों ड्रेनेज थ्योरी का प्रचार किया दादा भाई नौरोजी ने, धन निष्कासन का सिद्धांत, कि किस प्रकार से भारत का धन इंग्लैंड भेजा जा रहा है ना, ड्रेनेज थ्योरी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और दादा भाई नौरोजी आर्थिक विचारक थे, जैसा कि आप जानते हैं, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको। कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों 1896, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में ये हुआ। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है ना, रहमतुल्लाह सयानी। चलूं आगे, नेक्स्ट 1901 कलकत्ता अधिवेशन, दिनशा वाचा। और इस अधिवेशन की खास बात पता है क्या है? कि इस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया। यह पहला ऐसा एक अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। कलकत्ता अधिवेशन 1901, दिनशा वाचा की अध्यक्षता में यह हुआ था। अच्छा जी, आगे चलता हूं। उसके बाद 1905 वाराणसी, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। और इस अधिवेशन का जो बिंदु है, मुख्य बिंदु, वही स्वदेशी आंदोलन की मांग उठी, स्वदेशी का इन्होंने समर्थन किया। तो ये ध्यान रखें आप, गोपाल कृष्ण गोखले कौन? गांधी जी के गुरुदेव, गुरुजी। वाराणसी में हुआ दोस्तों ये। फिर उसके बाद दोस्तों 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी, याद हो गया होगा, 1886। फिर उसके बाद 1893 और 1906, 3 अधिवेशनों में इन्होंने अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और इस अधिवेशन की सबसे खास बात बताए क्या है? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया कांग्रेस के अधिवेशनों में, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। और मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि स्वराज शब्द का अर्थ क्या होता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अच्छा जी आगे चलता हूं मैं। उसके बाद 1907 में, भैया सात सूरत और सात छूट गया था। कांग्रेस का विभाजन हो गया भैया नरम और गरम दल में। मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि 1885 से लेके 1905 तक का जो समय था वो उदारवादी युग था कांग्रेस का। अब यहाँ पे इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? रास बिहारी बोस ने की है, जो कि सशस्त्र क्रांति के जनक माने जाते हैं। याद है आपको 1915 में इन्होंने पंजाब में योजना भी बनाई थी। तो ये है रास बिहारी बोस। सबसे इम्पोर्टेंट बात
कांग्रेस का विभाजन नरम गरम दल में कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 1911 कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण धर पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। और मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। क्या? एक तो 1896, ये देखिए मैंने लिस्ट पर ही लेके चलता हूं मैं आपको। ये देखिए जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ना, इनको आप ग्रुप में याद करिए। कैसे भाई? चारों को एक साथ याद करिए, 85, 86, 87, 88, है ना? चार याद हो गए। फिर उसके बाद 96 कलकत्ता और 1911 कलकत्ता, इन दोनों को आप डायरेक्ट याद करिए। क्यों? क्योंकि इसमें तो गाया गया था वंदे मातरम और इसमें गाया गया था राष्ट्रगान। दोनों कलकत्ता में हुए थे, कलकत्ता वाले। तो ये दोनों याद हो गए। उसके बाद ये 5, 6, 7 को, तीनों को एक साथ याद करिए। ये 5 में तो क्या, वाराणसी, कलकत्ता और सूरत। 7 वाला सूरत, 7 छूट गया था। नरम गरम अलग अलग हो गए थे, है ना? छठा कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी का आपको वैसे ही याद है। कैसे? कि भी 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी, 86, 93 और 1906। तो थोड़ा सा इनको ग्रुप में याद करने का प्रयास करें। उम्मीद है ये वाले अधिवेशन आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए दादा भाई नौरोजी की बात करें तो देखिए 86 वाला और 1906 वाला दोनों कलकत्ता में हुए हैं, है ना? ऐसे भी ध्यान रखें, 3 में से 2 तो कलकत्ता में ही हुए हैं। हाँ, तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? और ये 93 वाला लाहौर में हुआ था। तो हम आ गए थे सूरत अधिवेशन के बाद। बिशन नारायण धर की बात कर ली हमने। तो 1896 और 1911 को साथ में याद रखना है। दोनों कहाँ पे हुए थे? कलकत्ता में। 11 में तो भैया राष्ट्रगान और इधर राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ठीक, नेक्स्ट। 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार। इसकी सबसे खास बात पता है क्या? नरम और गरम दल जो अलग अलग हो गए थे वो वापस से एक हो गए साहब। तो ये देख लीजिए, नरम गरम और मुस्लिम लीग, ये तीनों क्या हो गए? समझौता हो गया, एक ही मंच पे आ गए वापस से। किसके प्रयासों से? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से। और इसी में लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये इसी लखनऊ अधिवेशन में देखने को मिला दोस्तों। लखनऊ पैक्ट आप जो पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद 1917 कलकत्ता में हुआ। 17 खतरा, एनी बेसेंट। ठीक है ना? प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष हम बोले, प्रथम महिला अध्यक्ष हम बोले। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। आयरिश महिला थी ये, है ना? एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ ये कलकत्ता अधिवेशन 17 में। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है कि कलकत्ता बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि अंग्रेजों का ये सेंटर था। अब देखिए, मैंने आपसे कहा 3 महिलाओं ने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की। पहली महिला एनी बेसेंट, दूसरी महिला सरोजनी नायडू और तीसरी महिला नलिनी सेन गुप्ता। अब इनको कैसे याद करोगे आप? 1917 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। आयरलैंड की महिला थी, आयरिश महिला थी ये। 1917 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1925। सरोजनी नायडू। 1925 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1933। नलिनी सेन गुप्ता। समझ गए क्या? ये जो 3 अधिवेशन हुए हैं, इन तीनों की अध्यक्षता महिलाओं ने की है। क्या बात क्लियर है? तो इस ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं, +8 करके। तो हम पढ़ रहे थे 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट, ध्यान रखें आप। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 1918 अब इसको समझिए आप।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिवर्ष एक तो होता था वार्षिक अधिवेशन, और कभी कभी इमरजेंसी हो तो विशेष अधिवेशन भी बुलाया जाता था। ये जरूरत महसूस हुई 1918 में दोस्तों, और यहाँ पे पहला विशेष अधिवेशन बुलाया गया, कहाँ पे? बॉम्बे में। और फिर इसका जो नियमित अधिवेशन होता था, जिसको हम वार्षिक अधिवेशन भी बोलते हैं, जो कि हर साल दिसंबर में होता था, वो कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। दोनों की अध्यक्षता अलग अलग ने की। जो विशेष अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की हसन इमाम ने, ठीक है, और दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की मदन मोहन मालवीय ने। ऐसा कहते हैं कि 1918 में दोस्तों फिर कांग्रेस में फिर से फूट, फिर वापस से वैचारिक मतभेद होने लगा है यहाँ पे। तो ये 1918 की बात आप ध्यान रखें, ठीक है। 1919 अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद है आपको? उसी को देखते हुए इस अधिवेशन का आयोजन अमृतसर में हुआ, और मोतीलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इसी अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समर्थन प्रदान किया, जो कि भारत में नहीं हो रहा था। ये सब बात आप जानते ही हैं। तो ये अमृतसर में हुआ। 1920 की बात करते हैं वापस से। 1920 में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की दोस्तों लाला लाजपत राय ने, और जो नियमित वार्षिक अधिवेशन हुआ वो नागपुर में हुआ, विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की। अब विशेष बात क्या है कि जो विशेष अधिवेशन हुआ उसमें असहयोग आंदोलन का दोस्तों प्रस्ताव रखा गया था, और फिर जो वार्षिक अधिवेशन हुआ इसका विजय राघवाचार्य जी के अध्यक्षता में, इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि विशेष अधिवेशन में तो हाँ ना कंफ्यूजन सा रहा, लेकिन फिर बाद में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया था। गांधी जी ने बोल दिया था कि भाई हम आंदोलन तो करेंगे, ठीक है। तो ये था 1920 का अधिवेशन। विशेष अधिवेशन यहाँ पे भी बुलाया गया था। 1921 मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन एक तो हुआ सर दिल्ली में आयोजित, और नियमित अधिवेशन हुआ बंगाल में मोहम्मद अली के नेतृत्व में। और ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ये सबसे युवा अध्यक्ष थे दोस्तों। पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी यही थे, जो कि अब आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये 1921 का अधिवेशन। 1924 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेलगांव कर्नाटक में हुआ, और इसकी अध्यक्षता की दोस्तों गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। और मात्र एक बार गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो है बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ दोस्तों, ठीक है। 1925 में आ जाओ, कानपुर में हुआ सरोजनी नायडू। इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, कानपुर अधिवेशन की 1925 में। ध्यान रखना, शब्दों पे गौर करें, मैं बात कर रहा हूं भारतीय महिला की। अगर मैं भारतीय को यहाँ पे हटा दूं प्रथम महिला अध्यक्ष, तो फिर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सरोजनी नायडू। 8+8+ वाला सिस्टम आप समझ गए ना। 1817 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? तो यहाँ पे 1917 करो ना, 1917, फिर 1925, फिर उसमें भी 8 जोड़ूंगा तो 1933। ये 3 अधिवेशन ऐसे थे जिनकी अध्यक्षता महिलाओं ने की थी। ये हम ऑलरेडी समझा चुके हैं आपको। आ जाओ साहब, आगे बढ़ते हैं। कानपुर का हो गया अधिवेशन। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन लाहौर अधिवेशन। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्यों है? नेहरू साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू साहब। इंपॉर्टेंट क्या है? पूर्ण स्वराज्य की मांग, स्वराज की मांग इस अधिवेशन में की गई, और 26 जनवरी 1930 को इस अधिवेशन में घोषणा की कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो ये 26 जनवरी का इतिहास 1930 वाला है दोस्तों। इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में घोषणा की थी ये कि भाई 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, लाहौर अधिवेशन हो गया हमारा।
नेहरू साहब ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद एक नोट लगा के मैंने बात लिखी है कि 1930 से 35 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था कांग्रेस का। ध्यान रहे आपको, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस समय अधिवेशन नहीं हुआ था, तो 1930 और 35 में। गैप 1930 और 1935 से नहीं है, 2 वर्ष लिखे हैं मैंने, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलिए। 1931 कराची में हुआ सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे दोस्तों गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। क्यों? मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी दोस्तों, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, याद है। तो उसके बाद जब गांधी जी यहाँ पहुंचे तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए और लोगों ने उनसे शिकायत की कि अगर आप चाहते तो बचा सकते थे। फिर गांधी जी ने इसी कराची अधिवेशन में क्या कहा कि वे गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। और इसी अधिवेशन में दोस्तों जो क्वेश्चन बनाएगा आपके लिए, मौलिक अधिकारों की जो बात की गई वो कराची अधिवेशन में बात की गई दोस्तों, ठीक है। क्या बात क्लियर है? तो ये ध्यान रखें आप, कराची और लाहौर अधिवेशन को साथ साथ याद रखें, 29 और 31 ये रहा है ना। एक में तो वल्लभ भाई पटेल हैं और उसमें कौन है? जवाहरलाल नेहरू साहब। चलिए आगे बढ़ी, नेक्स्ट। 1931 के बाद है फैजपुर अधिवेशन, पश्चिम बंगाल, जवाहरलाल नेहरू साहब। इसकी खास बात क्या है, इसको पढ़ क्यों रहे हैं हम? गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था दोस्तों ये फैजपुर। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सोचा कि अब थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों को भी कैप्चर करते हैं, वहां भी लोगों को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये था दोस्तों गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन 1937, ठीक है। 38 में आ जाइए साहब, हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन 1938। देखिए इसकी खास बात बताना चाहूंगा मैं आपको, राष्ट्रीय नियोजन समिति इसी अधिवेशन की देन है, हरिपुरा अधिवेशन की। और इस समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जो प्लानिंग कमीशन आप पढ़ते हो दोस्तों, ये इसी की देन है, भारत राष्ट्रीय नियोजन समिति। समझ गए आप? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, देशी रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने की बात इस अधिवेशन में उठाई गई, हरिपुरा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई। फिर क्या हुआ दोस्तों? 1938 के बाद 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की। तो अब आप क्या करेंगे? 38-39 को साथ याद रखेंगे, ठीक है ना। मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। महात्मा गांधी की विचारधारा अलग थी, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा अलग थी। जब इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद की बात आई, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो गांधी जी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, जिनका नाम क्या था? बी पट्टाभी सीतारमैया, और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस। तो 2 उम्मीदवार हो गए अध्यक्ष पद के लिए। फिर वोटिंग हुई और गांधी जी ने खूब प्रचार प्रसार किया पट्टाभी सीतारमैया का, यहां तक कहा कि इनकी हार हुई तो ये मेरी हार है। उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस, मतलब वो अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ वो जीते और अध्यक्ष बने। फिर हालांकि गांधी जी नाराज हो गए और फिर सुभाष चंद्र बोस ने भी उनका सम्मान रखते हुए, और जो भी वैचारिक मतभेद थे, इन्होंने बोला कि ठीक है मैं त्याग पत्र देता हूँ। फिर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। और त्याग पत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बने? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, बी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर ये अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी की। बाद में इन्होंने फिर छोड़ दिया। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम आपने सुना होगा कि इन्होंने बोला कि भाई हमारी विचारधारा, हमारा सिस्टम अलग ही, हम अपने तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो ये था त्रिपुरी अधिवेशन। तो एक बात आप समझो, मैं ग्रुप में याद करने के लिए बोल रहा हूं आपको कि आप 38 और 39 को साथ में याद रखें।
कराची लाहौर को साथ में याद रखें। 3 महिलाओं ने जिनकी अध्यक्षता करी है उनको एक साथ याद रखें। स्टार्टिंग के चारों को एक साथ याद रखें। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वाला 1896 1911 वाले को एक साथ याद रखें। जब ये रिलेट करके आप इनको याद करेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेंगे ये, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया तरीका, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक के 100 से 150 क्वेश्चन आप सोल्व कर लो। और इसके लिए मैंने आपको कहा है कि ये टेस्ट सीरीज एक बार आप जरूर ज्वाइन करें। पहला टेस्ट फ्री है और नाम मात्र का शुल्क ओनली 50 रुपीज़, जिसमें आपको ये जितने भी टॉपिक हैं सभी के अच्छी संख्या में टेस्ट मिलेंगे। हर टॉपिक के लगभग 5-6 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस करके तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। और बाकी YouTube पर हमारी क्लासेस फ्री है, पेड जैसा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कपिलांश अकेडमी, ठीक है। तो बिल्कुल हम अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस के अधिवेशनों पर यहाँ तक हम पहुँच गए थे, त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये थे गांधी जी ने जिनको समर्थन दिया था, ये हार गए साहब, ठीक है। और फिर बाद में इन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया। फिर उसके बाद 1940 में अधिवेशन हुआ रामगढ़ में, झारखंड, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और दोस्तों 40 से लेके 45 तक यही अध्यक्ष रहे, कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्योंकि उस समय फिर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, लोगों को लगा कि भाई अब स्वतंत्र हो ही जाएंगे, है ना। तो इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा ये, तो ध्यान रखें। सबसे युवा, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पे रहे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। 40 से 45 तक यही रहे। फिर उसके बाद 1946 में दोस्तों मेरठ में हुआ, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्रता मिलने से पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? जेबी कृपलानी। क्लियर। फिर उसके बाद भारत हो गया आज़ाद 1947 में। और फिर उसके बाद 1948 में दोस्तों एक सम्मेलन और रखा गया जयपुर में। और अब इसके अध्यक्ष किसको बनाया? पट्टाभी सीतारमैया जी को बनाया। अभी गांधी जी को भी तो खुश करना था, तो भाई चलो ठीक है बना देते हैं, तो इनको बना दिया। ये आज़ादी के बाद अधिवेशन हुआ था दोस्तों। क्या बात क्लियर है? तो ये थे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो वीडियो एक बार में नहीं आएगा समझ में, 2-3 बार आराम से देखे, रिपीट करके देखे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आप बेहतरीन क्वालिटी चाहते हैं तो YouTube पर हमारे कितने 3 वीडियो हो गए हैं, ये चौथे नंबर का वीडियो है। यहाँ पे मैंने देखिए #4 लिखा है, यानी कि 3 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर पहले आ चुके हैं। तो उनको आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि कैसा लगा वीडियो आपको। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, जहाँ पर हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रवाद का उदय 1858 से लेके 1919, ठीक है। तो अब हम बंगाल विभाजन, जो आगे के महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, उनको हम कवर करेंगे। और तो बाकी ठीक है, आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।